हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने टारगेट 2021 के लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड के अभी तक 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये इसका चौथा लेक्चर है और हम इसमें फटाफट चीज़ों को समझने की और इसके कंसेप्ट को जल्द से जल्द सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे एल्किल हैलाइड में। इससे पहले हम 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके थे और उन दोनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर विजिट करिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए, है ना। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आज हम लोग को थर्ड मेथड सीखना है। ठीक, थर्ड मेथड जो आपका है वो ज़रा आप देखिएगा। ठीक, थर्ड मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखिए, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन से भी आप एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो आपको मैंने जनरली एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या बताया था, वो बताया था मैंने आपको ROH। ये क्या है आपका? ये एल्कोहल है और प्लस इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है हाइड्रोजन हैलाइड से, यानी कि HX से। ठीक, आप अगर HX से इसकी रिएक्शन कराएंगे, आप इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, हीटिंग देंगे तो रिएक्शन क्या होगा ज़रा देखिएगा। एल्कोहल होता है आपका ROH और हाइड्रोजन हैलाइड होगा आपका HX। आप इसमें से H और इसमें से OH बाहर कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? बचेगा R सिंगल बॉन्ड X प्लस आपका H2O क्या हो जाएगा? बाहर, ठीक है ना। ये बनने वाली चीज़ क्या है आपका? ये है एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड को RX से दिखाते हैं और इसी को प्रिपेयर करने के हम मेथड सीख रहे हैं। ये क्या था आपका? हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। देखिए, X को हैलाइड कहा जाता है, R को एल्किल ग्रुप कहा जाता है। पिछले लेक्चर्स में बेसिक पॉइंट आपको सिखाए गए हैं, तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को विजिट करिए और उसके बाद ज़रा इन रिएक्शन को समझने की कोशिश करिए। चलिए, यहाँ पर आपका इस पूरा का पूरा HX के साथ एल्कोहल के रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख चुके हैं। आप इसमें समझ ले कौन क्या है। तो देखिए, वेयर R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, R यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्किल ग्रुप को। एल्किल ग्रुप में क्या तरीका बताए थे? सबसे पहला मेंबर एल्किल ग्रुप का था CH3, फिर C2H5, फिर C3H, 7, फिर C4H, 9, फिर C5H11 एंड सो ऑन। आप आगे बढ़ सकते हैं, बस बढ़ने का तरीका आप पैटर्न समझ कर रखिए। जितना कार्बन उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन। हर एल्किल ग्रुप में आप देखिए ये पैटर्न फॉलो किया गया है, जितने कार्बन है उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ C2H5 है, 2 कार्बन तो 2 2 जार 4 और 1 5 है ना, 5 हाइड्रोजन है। किसी में भी आप चेक कर लीजिए, कंडीशन आपको मिल जाएगा। X क्या है यहाँ पर? तो X को कहा जाता है यहाँ पर हैलाइड ग्रुप और आप X की जगह पर यहाँ क्या क्या ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं? तो फ्लोरीन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देता है। ये आपको पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि एल्किल हैलाइड में हम फ्लोरीन को स्टडी नहीं करने वाले हैं। हैलाइड की फैमिली में वो भी आता है लेकिन उसको यहाँ स्टडी नहीं किया जाता है। ठीक, तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, हम एल्किल ग्रुप्स को यहाँ पर रख कर देखते हैं और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने R यहाँ पर रख दिया CH3। मैंने R की जगह पर सबसे पहले CH3 को पुट किया है और आपका OH आगे लगा हुआ है। नाम लिखने का तरीका आपको बताए थे। एल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? एक कार्बन है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है? मेथ, और उसमें आप जोड़ दीजिए YL, तो नाम बना मेथिल। और OH के लिए लिखा जाता है एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन मान लो हम करा दें HCl से, मतलब मैंने X की जगह पर किसको पुट किया है? Cl को। तो आपको HCl के साथ रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट भी लेना पड़ता है जिसका नाम है ZnCl2 और इसको आप इस मिक्सचर को क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। ठीक, HCl के लिए सिर्फ लेना पड़ता है। ठीक, अब इसका रीज़न भी आपको बता देंगे क्यों, और HBr या HI के लिए हमें क्यों नहीं लेना पड़ता है। ठीक, इसके लिए भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका एल्कोहल है CH3OH और HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। क्या तरीका आपको बताए थे? देखिए, ये HX क्या करता है? OH की जगह पर क्या लगा देता है? X। तो यहाँ पर ये HCl है, X की जगह पर आप Cl लिए हैं तो OH की जगह पर क्या लगा देगा? Cl। यानी कि यहाँ पर CH3 और OH की जगह पर क्या लग जाएगा? Cl। आपका बाहर क्या हो जाएगा? H2। बनने वाली चीज़ का नाम, तो CH3 का नाम मेथिल है
और आपको बताए थे Cl के लिए क्या लिखा जाता है, क्लोराइड। ठीक, अगला एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए मैं C2H5OH ले लूँ, तो C2H5OH का नाम दो का रूट वर्ड क्या होता है, एथ में YL एथिल, और ये आपका है एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की रिएक्शन मान लीजिए अब की बार मैं HBr से करा दूँ। ये हाइड्रोजन क्लोराइड था, या इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, इसकी रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ हीट करने की जरूरत है, इसमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको बताए थे एल्कोहल के OH को हटाकर उसकी जगह X लगा देना, तो यहाँ X आप ब्रोमीन लेकर चले हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा C2H5 और OH की जगह पर क्या लग चुका होगा, Br प्लस H2O क्या हो जाना है यहाँ से बाहर, और C2H5Br यानी कि आपका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एथिल, Br के लिए आपका क्या, ब्रोमाइड। ठीक, अगला जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए फटाक से, C3H7OH प्लस अगर आप HI ले लें, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका नाम पहले सोच लें, 3 का रूट वर्ड प्रोप होता है, प्रोप में आप YL जोड़ेंगे, प्रोपिल, और OH के लिए आप क्या लिख देंगे, एल्कोहल। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन, हल्का सा रिएक्शन को हीट करिए, HI का काम होता है OH की जगह पर I लगाना, यानी कि C3H7 यहाँ I और प्लस H2O क्या हो जाएगा बाहर, बनने वाली चीज़ का नाम प्रोपिल, C3H7 का नाम प्रोपिल और I के लिए आयोडाइड। ठीक, इस तरीके से आप इस रिएक्शन का यूज़ कर क्लोराइड वाला एल्किल हैलाइड, ब्रोमाइड वाला एल्किल हैलाइड और आयोडाइड वाला एल्किल हैलाइड क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। इस रिएक्शन में सिंपल सा एक पैटर्न चलता है, OH की जगह पर X लगा देता है, कौन, आपका HX, जहां X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ बात यह है कि हम HCl वाले रिएक्शन में ZnCl2 क्यों लेकर चले हैं, तो इसके नीचे इस पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए ताकि हम अगले पॉइंट पर आसानी से बढ़ सकें। चलिए, अगर आपने ये ले लिया है तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन को आप ऊपर लिखा रहने दीजिए, वो एग्जांपल्स हमने समझ लिया है। उसके बाद जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ HX एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ HX, टाइप ऑफ HX यहाँ रहेगा, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। तो अगर HX की बात करें विद रिस्पेक्ट टू HX, तो आप ये कहिए कि सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, या ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी विद रिस्पेक्ट टू HX। तो देखो HX के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है, और सबसे स्लो रिएक्शन इन तीनों में HCl कर पाता है। देखो HCl की भी रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप इन तीनों लोग में कंपीट करेंगे तो ज़्यादा तेज रिएक्शन कौन करता है, HI करता है। तो अगर आप इस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं तो आप HI को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, अगर आपको क्लोरीन वाला ही एल्किल हैलाइड चाहिए तब थोड़ी आप HI चूज करेंगे, भले स्लो रिएक्शन करता हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हम इस रिएक्शन को जल्द से जल्द कैसे पूरा कर सकते हैं, मतलब इस वाले रिएक्शन को, एल्किल हैलाइड हमें बनाना है कोई भी, लेकिन आप जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं, तो फिर HCl के पास मत जाइए, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। HBr और HI सबसे बेस्ट रहेगा। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है HI का बड़ा साइज, है ना। ठीक, HI अगर आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद हो 11th क्लास का, तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, उसके बाद एस्टाटीन होता है। तो आपको पता है फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में आता है, इसके पास 2 शेल होंगे, तो न्यूक्लियस, उसके अगल बगल 1 शेल और 2 शेल। फिर क्लोरीन में थर्ड पीरियड का है तो 3 शेल होंगे, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएगा और उस एटम का साइज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो अब साइज इंक्रीज होने से रिएक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो होता ये है कि अब जैसे HI के बारे में आप सोचिए और HBr के बारे में और HCl के बारे में, तो मैं HI का स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। ये रहा I और ये उसके साथ छोटा सा H, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। फिर आपके नीचे में यहाँ पर मैं HBr भी बना दे रहा हूँ, ये रहा H, और IBr जो ब्रोमीन होगा वो I से थोड़ा क्या होगा, छोटा, ये H है,
ये I है, ये H है और ये Br है। और अब यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, ये H है और ये आपका क्या है, Cl है, ठीक है ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज छोटा होते जाता है इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होने लगता है, छोटा। अब क्योंकि मैंने कोई मेजरमेंट कर कर बनाया नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी बॉन्ड तो आपस में बराबर ही हैं, लेकिन आप खुद थोड़ा इमेजिन कर कर देखिए, एक बहुत बड़ा बॉल है और उसके बगल में एक छोटे वाले बॉल को उससे अटैच करना है, उसके सेंटर से अटैच करना है, तो आपको ज़्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन जब साइज छोटा हो जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए आपको कम लेंथ लेना पड़ेगा और ये और कम हो जाएगा। अब आपको सोच कर देखिए, आपके पास इतनी बड़ी लकड़ी हो और एक इतनी बड़ी लकड़ी हो, है ना, ठीक, एक इतनी बड़ी लकड़ी हो, तो इसमें से तोड़ना किसको आसान रहेगा, क्योंकि ये बड़ी लकड़ी है तो इस पर फोर्स लगाना आसान होगा, लेकिन ये छोटा है तो छोटी चीज को तोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा है HCl, इसीलिए आसानी से विद रिस्पेक्ट टू HI उतना अच्छे से नहीं टूट पाता है जितना जल्दी HI ब्रेक कर जाता है। और HI जैसे ब्रेक करेगा H+ और I- में, ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा, OH- को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन कर कर अपने लिए क्या करेगा, वहां जगह बना लेगा। लेकिन HCl को ये चीज करने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए आप याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, किसकी, HCl की। और यही रीजन है कि HCl वाले रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट लेना पड़ा था, यानी कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शंस के रेट को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि भाई आप रिएक्शन करिए, हम आए हैं आपके लिए हैं, आपको जो दिक्कत है हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसी हेल्प की जरूरत HI को बिल्कुल भी नहीं है। और HBr की भी रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है, वो HCl से तो ज़्यादा ही रिएक्शन करना पसंद करता है, तो उसे भी कैटलिस्ट की नहीं, हल्की हीट की बस ज़रूरत है ना। तो आप ये याद रखिएगा कि HI की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ, है ना, ठीक। लार्जर बॉन्ड लेंथ की वजह से इसका ब्रेकमेंट थोड़ा आसान हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, तो ये रिएक्शन भी थोड़ा तेजी से कर लेता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि HI इन सब में सबसे तेज रिएक्शन करता है। और अगर आप अल्कोहल की बात करें विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन करेंगे, तो हम यहां पर लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल आपको यहाँ टर्शरी अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे। टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 तरफ एल्किल ग्रुप लगे हों, कार्बन के चेन हो और एक तरफ OH हो, ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है टर्शरी अल्कोहल। या इसकी एक पहचान ये भी लोग बताते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, सिर्फ कार्बन के चेन हो उसके तरफ, है ना। तो ये भी तरीका हो सकता है। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इससे कम होती है सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान होती है कि आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हो और 2 तरफ कार्बन की चेन हो। OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। यानी कि 2 तरफ कार्बन की चेन, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है प्राइमरी अल्कोहल की, मतलब सिर्फ एक एल्किल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, तो ऐसे अल्कोहल को कहा जाता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। अब थोड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है कि ये तीनों का फॉर्मूला क्या हमेशा सेम होगा, सेम भी रख सकते हैं, अलग अलग भी, इसलिए किताबों में इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं, एक को R दिखा देते हैं, एक को R' और एक को R'। यहाँ 2 हैं तो एक को R और एक को R', जहाँ R और R' का फॉर्मूला एक जैसा भी आप रख सकते हैं और अलग अलग भी, है ना, ठीक। ये आपके अल्कोहल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसमें से बताइए कौन सा अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा, तो CH3 का होल टॉइस CHOH, फिर CH3 CH2OH और फिर CH3 का होल थ्राइस COH। तो अब आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इसमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है। ये रहा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है ना, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। और ये कौन सा होगा आपका, टर्शरी अल्कोहल, ठीक। तो ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शरी है। अब पहचान लीजिए, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ 3 के 3 एल्किल ग्रुप ही हैं, R ही है ना, CH3 का एल्किल ग्रुप होता है। तो बताइए सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, टर्शरी वाला। यानी कि रिएक्टिविटी के मामले में सबसे तेज कौन हो जाएगा, CH3 का होल थ्राइस COH मोस्ट रिएक्टिव होगा। यहाँ हम ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी लिख लें किसकी तरफ, टूवर्ड्स HX की तरफ, है ना। यानी कि किसी हाइड्रोजन हैलाइड की तरफ अगर इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टर्शरी वाला यानी कि CH3 का होल थ्राइस COH होगा, उसके बाद सेकेंडरी वाला यानी कि CH3 का होल ट्वाइस CHOH होगा, और सबसे कम कौन होगा आपका CH3 CH2OH। ये आपके सीक्वेंशियल फॉर्म है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप तय कर लिया करिएगा, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए किसी अल्कोहल के तरफ HX के रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो HX का ऑर्डर ये है। और कई बार पूछ लेता है कि किसी अल्कोहल का HX की तरफ रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, तो अल्कोहल का जो ऑर्डर रहेगा वो टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर क्या आपका प्राइमरी। तो कई बार आपको ऐसे मिलेगा, तो आप तय कर लीजिएगा कौन सेकेंडरी है, कौन प्राइमरी है और कौन टर्शरी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बता दिया करिएगा आंसर। यानी कि अगर आपसे अब मैं कहूं कि मुझे अल्कोहल की हेल्प से और हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से बहुत जल्द से जल्द एल्किल हैलाइड बनाना है, तो बताइए आप क्या क्या चॉइस करेंगे। HX में किसको चुनेंगे, HI को। अल्कोहल में किसको चुनेंगे, टर्शरी अल्कोहल को, है ना। यानी कि HI और इसकी रिएक्शन सबसे तेज होगी, है ना, ठीक। इसके बाद किसकी बारी आएगी, टर्शरी की HBr के साथ और टर्शरी की HCl के साथ। इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का HI के साथ होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का HBr के साथ होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का HCl के साथ, और फिर लास्ट में प्राइमरी का कपलेशन आप कर लीजिए सबके साथ। इनमें सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन किसके साथ होगी, प्राइमरी अल्कोहल का HCl के साथ, है ना, ठीक। सबसे फास्टेस्ट टर्शरी अल्कोहल का HI के साथ, ठीक। तो ये आपके थोड़े ऑर्डर, रिएक्टिविटी के ऑर्डर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां हम अल्कोहल के एल्किल हैलाइड के और मेथड को हम सीखेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, यानी कि अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख चुके हैं, चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है जरा उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं, ठीक। चलिए, फोर्थ मेथड क्या है, बाई एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन। एल्कीन में HBr के एडिशन से भी आप क्या कर सकते हैं, आप एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। खैर HBr सिर्फ आपको एल्किल ब्रोमाइड दे सकता है, तो एल्किल ब्रोमाइड का हम फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन में एडिशन की मदद से, है ना, ठीक। तो सबसे पहले जरा यहाँ समझिएगा कि जब भी किसी एल्कीन में HBr अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिला करेगा, एल्किल ब्रोमाइड। हम यहाँ पर लिख दें, आपको मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड, ठीक। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर जो एडिशन होता है, ठीक, वो 2 रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। एक को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ और एक को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक। दोनों रूल्स आपको बताएंगे कैसे यूज करना है। उससे पहले थोड़ा आप एक चीज सीख लीजिए, एल्कीन्स का सिमेट्रिकल होना और अनसिमेट्रिकल होना, है ना। क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन पर ना तो मार्कोनिकॉफ लगाने की जरूरत पड़ती है और ना ही एंटी मार्कोनिकॉफ, आप उसमें सिंपली अपने रूल्स लगा सकते हैं, अपने मन से एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तभी हमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को याद करना चाहिए, ठीक। तो हम मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ सीखें उससे पहले हमें एल्कीन के सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होने का अंदाजा होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम एल्कीन को कब कहेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, आप 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक मैंने लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां पर भी डबल बॉन्ड हो उस डबल बॉन्ड वाले जगह पर आप ऐसे एक लाइन कर दें, है ना, ठीक। और ऐसे एक लाइन करने के बाद अब आप देखिए कि क्या दोनों तरफ सेम फॉर्मूला डबल बॉन्ड के दिख रहा है। इस लाइन पर आप उंगली रख लें या हाथ रख लें, कुछ भी रख लें ऐसे, और अब आप देखें क्या दोनों तरफ फॉर्मूला सेम है, CH2 इधर भी है CH2 इधर भी है, तो इसको हम कह देंगे क्या, सिमेट्रिकल, है ना। यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। फिर यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर अगर आप इस डबल बॉन्ड पर ऐसा लाइन खींचेंगे और इस पर उंगली रखेंगे तो क्या अब यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, इधर CH2 है लेकिन इधर CH3 है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहा जाएगा अनसिमेट्रिकल, यानी कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो मतलब जो एल्कीन 2 डबल बॉन्ड पर
जो एल्कीन डबल बॉन्ड की जगह पर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उसे हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे, और जो एल्कीन डबल बॉन्ड वाले प्लेस से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। आपको मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर अप्लाई करना है। सिमेट्रिकल एल्कीन पर करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। ठीक, तो चलिए पहला एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम किसी एक सिमेट्रिकल एल्कीन पर समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है जरा देखिए। तो सबसे पहला एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें हम HBr के एडिशन करने जा रहे हैं। अब HBr के एडिशन जब भी आप करिएगा तो अगर आप सबसे पहला अटैक आपके एल्कीन पर होगा ये चेक करने के लिए कि क्या वो सिमेट्रिकल है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये रहा डबल बॉन्ड, वहाँ पर अपना पेन चला लेंगे और ये तय करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिकल है। उंगली रखा हमने, दोनों तरफ का फॉर्मूला सेम है, यानी कि हम इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कह सकते हैं। जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन दिखे आप भूल जाइए कि मार्कोनिकॉफ कौन है, एंटी मार्कोनिकॉफ कौन है, आपको कोई मतलब नहीं है। आप सीधा फोकस करिए फिर HBr पर, और HBr के दो टुकड़े कर लीजिए, H+ और Br-। ठीक, ये पार्ट आप तोड़ लीजिएगा। अब उसके बाद आपकी इच्छा, आपको H इधर वाले कार्बन को देने का मन कर रहा है, आपको Br इधर देने को मन कर रहा है, जिस कार्बन को चाहे दो में से एक एक चीज दोनों लोग को देना है, आप किसी को भी दे दीजिए। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन उठाकर इसे दे दिया और ब्रोमीन उठाकर मैंने इसको दे दिया। ठीक, तो देखिए इसके पास दो हाइड्रोजन पहले से थे, आप इसको क्या कर देंगे 3, और अभी ये बॉन्ड मत दिखाइए, अगला जो भी एटम रहे डबल बॉन्ड मत दिखाया करिए, पहले आप एटम्स लिख लिया करिए। इस CH2 को क्या मिला है, ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड Br, और अब जिन दो कार्बन्स पर आपने एडिशन किया है वहां के डबल को क्या कर दीजिएगा, सिंगल। ठीक, अब बनने वाली चीज का नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है, एथिल ब्रोमाइड। कैसे लिखा मैंने, एक और दो कार्बन का रूट वर्ड है तो उसमें YL और ब्रोमाइड, और ये आपका था एथिलीन, है ना, एथिलीन गैस। चलिए तो एथिलीन में HBr के एडिशन से आपका क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसमें हम HBr का एडिशन कराएंगे और देखेंगे क्या बनता है। ठीक, चलिए अब आपको सबसे पहले किस पर अटैक करना है, अटैक ये करना है कि आप ये सिमेट्रिकल है या नहीं है ये देख लेना। तो देखिए आपने उंगली रखा तो इधर का फॉर्मूला अलग है और इधर का फॉर्मूला क्या है, अलग है। तो आपको अब यहाँ लगाना पड़ेगा या तो मार्कोनिकॉफ या तो एंटी मार्कोनिकॉफ। अब आप एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ कब लगाएंगे ये चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस रिएक्शन को देखें मतलब HBr का एल्कीन में एडिशन कराने जा रहे हैं और आपको एरो पर कोई परऑक्साइड लिखा मिला हुआ है, जैसे हम लिखा रहे यहाँ पर परऑक्साइड या लिखा रहे बेंजिल परऑक्साइड, मतलब नाम के आखिरी में परऑक्साइड रहे, एनी परऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजिल परऑक्साइड या सिर्फ परऑक्साइड लिखा रहे। ठीक, और या फिर लिखा रहे HNu, है ना, HNu मतलब सनलाइट की प्रेजेंस या वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 600 से 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर। अगर ऐसा तीन में से कोई भी एक सिचुएशन यहाँ दिखता है तो आपको सोचना है किसके बारे में, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, है ना। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अस्तित्व में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है या फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करता है, वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाता है। इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मिलाकर डिस्कस किया है, उन वीडियोस को देख लीजिए। मैंने आपको कहा है कि मैं जो पूरा आपको कोर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने आपसे ये कहकर रखा है कि मैं जल्द से जल्द आपको कोर्स कर दे दूंगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको मैंने ऑर्गेनिक के पहले 3 बेसिक लेक्चर्स पढ़ा कर रखे हैं, उसमें यही बेसिक पॉइंट्स बताए हैं आपको मैंने, कब कौन से रिएक्शन के बारे में आपको सोचना है, तो उनको देखकर थोड़ा सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको इस HBr को ऐड करना है और एरो पर आपको देखना है। एरो पर तब देखने आइएगा, जैसे पिछले वाले में तो मैंने एरो के बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। अनसिमेट्रिकल में आपको देखना पड़ेगा कि एरो पर क्या लिखा है। 3 चीजें क्या क्या बताए हैं, इन तीनों का नाम आपको उस लेक्चर में बता कर रखे हैं, उसको देख लीजिएगा जाकर। ठीक, उनका नाम भी लिखा है पूरे एज इट इज, तो उनको याद कर लीजिएगा। क्या क्या बताएं, एनी परऑक्साइड या फिर HNu या फिर आपका वेरी हाई टेम्परेचर।
अगर इन 3 सिचुएशन में लगा रहा तो एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक, क्लियर है। अगर इन तीनों के अलावा कुछ नहीं है ना, ठीक, मतलब कुछ भी हो, इन 3 को छोड़कर अगर आप कुछ भी यहाँ लिखा रहे या ना लिखा रहे, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, अगर यहाँ उन तीनों के अलावा कुछ और भी लिखा रहेगा तब भी हम सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। मान लीजिए यहाँ कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन वो इन 3 सिचुएशंस के अलावा कुछ नहीं है ना, मतलब ना तो परऑक्साइड है, ना तो HMU है यानी कि सनलाइट है, और ना ही वो आपका क्या है, परऑक्साइड हो गया और सनलाइट हो गया, और हाँ वेरी हाई टेम्परेचर। इन तीनों सिचुएशन में से अगर कुछ नहीं है तो आप किसी और सिचुएशन में या किसी और ना सिचुएशन में, मतलब एरो पर फिर चाहे कुछ और लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, आपको हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में सोचना है। तो हम यहाँ पर एरो पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या सोचेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले काम, जब आपको ये लग जाए कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ के कार्बन को काउंट कर लेंगे। तो देखो इस बाउंड्री लाइन के इस तरफ कितने कार्बन है, 1 और 2, तो इधर 2 लिख दिया मैंने, और इधर बाउंड्री लाइन के इस तरफ कितना कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन है, तो मैंने 1 लिख लिया इधर। और उसके बाद HBr का ब्रेकमेंट दिखा देंगे, H+ और Br-। अब जरा समझिएगा कि आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहना यह है कि आपको देखो, इनका रूल मैक्सिमम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट बाद में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हम मार्च तक चाहते हैं या फेब के लास्ट तक चाहते हैं कि हमारा कोर्स खत्म हो। तो अब उसके बारे में अगर हम डिस्कस करने लगेंगे कि क्यों हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट में आपको क्यों बता रहा हूँ, इन सब के लिए मैं लेक्चर्स ले आऊँगा। लेकिन अब की बार आप सिर्फ बोर्ड पर कंसंट्रेट रहिए, जल्द से जल्द कोर्स को पढ़ने की कोशिश करिए। अभी जो बता रहे हैं आप उसको मान लीजिए, है ना, ठीक। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसे कैसे मान लें, ठीक, तो थोड़ी दिक्कतें हैं, देखिए टाइम की कमी है, वरना मैं आपको पूरे रीजन के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करता कि मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन का कंसेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा। मैक्सिमम टीचर भी हाइड्रोजन वाला ही कंसेप्ट बताना पसंद करते हैं, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि हाइड्रोजन के कंसेप्ट से ज़्यादा जरूरी कार्बन वाला कंसेप्ट है, ये फेल कभी नहीं होता है ना, ठीक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कार्बन वाला कंसेप्ट कहीं फेल होते हुए नजर नहीं आया मुझे, लेकिन हाइड्रोजन वाले में कई जगह पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। वहाँ आप बिना मैकेनिज्म लगाए सही आंसर नहीं बता पाएंगे। तो अब मैकेनिज्म तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है कि मैकेनिज्म के पीछे पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। तो जिनके मैकेनिज्म आते हैं उनके आपको हम बता देंगे, ऐसा भी नहीं कि हाँ सभी के नहीं आते हैं, कुछ के आते हैं, उनका बताया जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कार्बन वाले कंसेप्ट को समझते हैं। तो कार्बन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए करना क्या है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल कैसे आप अप्लाई करेंगे। आपको माइनस वाला पार्ट, माइनस वाला जो भी पार्ट रहे है ना, उसको हमेशा डबल बॉन्ड के उस तरफ के कार्बन पर भेजना है। आप चाहें तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर स्टार लगा लें ताकि आपको पता रहे आप कहाँ कहाँ भेजना चाहते हैं, यहीं पर भेजना है आपको ना, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर वो दोनों लोग आएंगे। तो पिछली बार तो हमने अपने मन मौजी तरीके से उन लोग को भेज दिया था, लेकिन अब की बार रिस्ट्रिक्शन है अपने ऊपर। क्या रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से सुनिएगा कि माइनस वाले पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर सेंड करिएगा जिस तरफ कार्बन का नंबर ज्यादा हो। तो बताइए यहां लाइन आपने खींचा है, कार्बन का नंबर किस तरफ ज्यादा है, इधर, ठीक है ना, यानी कि इस तरफ ज्यादा है, तो आप माइनस वाले पार्ट को इस वाले कार्बन पर भेजिए, ठीक। और अब ऑप्शन एक ही बचा है, प्लस वाला पार्ट उस तरफ जाएगा जहां कार्बन का नंबर क्या है, कम। तो अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, और यहाँ CH के ऊपर कौन आकर जुड़ा है, Br, तो सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, और यहाँ CH2 को एक हाइड्रोजन मिल गया तो किनारे क्या लग जाएगा, CH3, और आपको मैंने बताया कि डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा दिया करिएगा, सिंगल बॉन्ड, और अब आपका बन गया है ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, या इसी को कई लोग आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों नाम में से किसी एक नाम से इसको बुला सकते हैं, ठीक। अब अगला समझिएगा कि अगर यही सेम सिचुएशन हो लेकिन मैं पेरोक्साइड ले लूं, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना हो, तब क्या करेंगे। तो जरा समझिएगा, अगला सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि अब कि हमें मार्कोनिकॉफ ना लगाना पड़े, क्या लगाना पड़े, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो HBr का ही एडिशन करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार मैंने इसके एरो पर लिख दिया H2O2। H2O2 का मतलब हो गया पेरोक्साइड। तो अब फिर वही सिचुएशन, आपको एल्कीन में, एल्कीन और
HBr का एडिशन जब भी दिखे आप सबसे पहले सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सोचिएगा। डबल बॉन्ड पर मैंने लाइन खींचा, उंगली रखकर देखा तो इधर फॉर्मूला अलग है, इधर फॉर्मूला अलग है, यानी कि आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल का। और अनसिमेट्रिकल होते मान आपको एरो पर जरूर पहुंचना चाहिए देखने के लिए कि क्या मुझे मार्कोनिकॉफ यूज करना है या एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करना है। तो क्योंकि अब की बार एरो पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसी भी टाइप का पेरोक्साइड हो, तो अब आपको यहाँ मार्कोनिकॉफ नहीं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सोचना है। कैसे सोचेंगे? सबसे पहले एरो पर लिखेंगे कार्बन का वही नंबरिंग, तो इस तरफ कार्बन 2 है, इस तरफ क्या है 1 है, और यहाँ पर आप ब्रेकमेंट कर लेंगे H+ और Br-। अब देखिए आपके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहना है, ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है, इसलिए तो उसको क्या कहा जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि आपको माइनस वाला पार्ट उस तरफ भेजना है जिस तरफ कार्बन का नंबर कम हो, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में क्या था, माइनस वाला उधर भेजा जाता था जिधर कार्बन का नंबर क्या होता था, ज्यादा। तो हमने इसके ऊपर स्टार लगा लिया। अब की बार आपका Br कहाँ आएगा, जिसके पास जिस तरफ कार्बन का नंबर क्या होगा, कम, और H+ उधर जाएगा जहां कार्बन का नंबर क्या रहेगा, ज्यादा। तो देखिए अब की बार क्या बनेगा, अब की बार प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस CH के ऊपर कौन आएगा, H, यानी कि लग जाएगा क्या CH2, और यहां पर क्या है CH2 और CH2 को क्या मिला है, ब्रोमीन, तो यानी कि CH3 CH2 और Br। ठीक है ना। तो इसका नाम आपका हो सकता है 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसी को कई लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। तो आप सिचुएशन देख सकते हैं, रिएक्टेंट सेम था, यहां प्रोपीन आपने लेकर रखा था, ये भी प्रोपीन था, ये भी प्रोपीन ही था, इसकी रिएक्शन भी HBr से हुई है और इसकी रिएक्शन भी HBr से हुई है। फर्क सिर्फ किस चीज का है, सिचुएशन का। यहाँ एरो पर कुछ नहीं लगा था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए मैंने मार्कोनिकॉफ रूल को यूज किया, जबकि यहाँ पर पेरोक्साइड था इसलिए किसका यूज किया मैंने, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, तो इस तरीके से अब आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करना है जरा समझ लीजिए। बाय एडिशन ऑफ HBr इन एल्कीन से आप एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, किसी भी टाइप का एल्किल ब्रोमाइड आप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब आप शुरुआत से कंसेप्ट को समझिएगा। एल्कीन में HBr जोड़ने के अपने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप सोचिए एल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, आप फ्री हैं, जिस तरफ के डबल बॉन्ड को चाहें तो आप H दे सकते हैं, जिस तरफ के डबल बॉन्ड को चाहें, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चाहें आप Br दे सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हमने कोई रूल नहीं सीखा, सिमेट्रिकल था, हम अपने मन से वहां पर एडिशन कर चले आए, डबल को सिंगल बना दिया, एक तरफ H दे दिया, एक तरफ ब्रोमीन दे दिया, आपका प्रोडक्ट आपके पास था। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा तो आपको ये जरूर सोचना है कि मुझे यहाँ मार्कोनिकॉफ लगाना है या एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन अपने मन मुताबिक आप नहीं कर सकते हैं। आपको मार्कोनिकॉफ साहब से पूछना पड़ेगा या तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पूछना पड़ेगा कि मैं किस तरफ H दूं और किस तरफ Br दूं। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, पता लगने के बाद एरो पर पहुंचना है। एरो पर अगर कोई किसी भी टाइप का पेरोक्साइड लिखा है, Hmu लिखा है, या फिर आपका क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर है ना, ठीक, अब 700-800 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, तो आप उस सिचुएशन में क्या लगा लेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा लेंगे। और उसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है या एरो पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल का ये कहना है कि आप माइनस वाले पार्ट को, मैं माइनस क्यों कह रहा हूं, Br माइनस क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का ये जो यूज है ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, ऑर्गेनिक में अब आप आगे जहां जहां पर पढ़ेंगे वहां पर मैं जितनी बार आएगा आपको याद दिलाता रहूंगा। लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ Br माइनस नहीं, माइनस वाला कोई भी पार्ट हो, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये उस कार्बन की तरफ भेजा जाएगा जिस तरफ कार्बन का नंबर क्या होगा, ज्यादा, और प्लस वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दिया जाएगा जिस तरफ कार्बन का नंबर क्या होगा, कम। और एंटी मार्कोनिकॉफ जस्ट इसी का क्या काम करता है, उल्टा काम करता है। आप इस कंसेप्ट को यूज कर क्या कर सकते हैं, एल्कीन में HBr के एडिशन से एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपके किस चीज का है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 4th टाइप का। आप किसी भी एल्कीन में HBr को जोड़कर क्या बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक, चलिए हम अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं और अगली चीज को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक, तो ना ले पाए हो तो थोड़ा बैक कर यहाँ वाली रिएक्शन देख लीजिएगा और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगले मेथड की तरफ, यानी कि अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसको भी जरा समझने की क्या कर लेते हैं,
कोशिश। ठीक, तो फिफ्थ मेथड क्या है जरा देखिएगा। फिफ्थ रिएक्शन है आपका डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो डार्जन्स का रिएक्शन क्या है जरा समझिएगा। डार्जन के रिएक्शन में व्हेन अल्कोहल, इसको थोड़ा लिख भी लीजिएगा क्योंकि इसका थ्योरी भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड देन एल्किल क्लोराइड्स आर फॉर्मेड। तब आपके एल्किल क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, इससे आप एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड नहीं, सॉरी आयोडाइड नहीं बना सकते हैं। तो देखिए थायोनिल क्लोराइड क्या होता है और रिएक्शन इसकी कैसे होती है। तो सबसे पहले अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको मैंने बता रखा है ROH, और अल्कोहल की ट्रीटमेंट आपको किससे कर देनी है, तो वो कर देनी है थायोनिल क्लोराइड से, जो कि होता है SOCl2। इसे हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। और इस रिएक्शन को आप करिए पिरिडीन की प्रेजेंस में हल्का सा हीट। पिरिडीन या कई लोग इसको पायरिडीन पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइप के अंग्रेज हैं। ठीक है ना, तो आप पिरिडीन भी कह सकते हैं, पायरिडीन भी है ना। ROH अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, सिंपली RO और H, और यहाँ पर आपका होता है S, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ये SOCl2 का स्ट्रक्चर है। इसका R एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ रहते हुए हो गया था बोर, तो इसने इस क्लोरीन के साथ जाने का फैसला किया। और जब क्योंकि R निकल लिया तो हाइड्रोजन को भी लगा कि यार अपना यहाँ रुकना ठीक है नहीं, है ना। ठीक, तो वो H के साथ निकल लिया। तो यहाँ से आपका R सिंगल बॉन्ड Cl चला गया, यानी कि क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड। ठीक है ना, और प्लस क्या बाहर निकला है, HCl। और अब क्या बचा, तो देखो ये जो सल्फर था, ये एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ था इसको इसने पकड़ लिया। ठीक, क्योंकि इस ऑक्सीजन का साथ ये RH दोनों छोड़कर चले गए थे, तो फिर सल्फर ने कहा कि चलो ठीक है तुम हमारे साथ ही रह लो। और सल्फर के पास एक ऑक्सीजन पहले ही रह रहा था, एक और आ गया, तो बन गया आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लेकिन मेन आदमी हमारा एल्किल क्लोराइड जिसको हम बनाना चाहते थे। डार्जन्स आपकी ये रिएक्शन थी, और डार्जन्स रिएक्शन जो है वो आपको एल्किल क्लोराइड का कोई भी फॉर्म दे सकता है। ठीक, इस रिएक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ प्रोडक्ट बना है। तो डार्जन्स रिएक्शन में आप अगर एक चीज़ को समझ पाएँ कि SOCl2 का काम क्या था, तो OH की जगह पर वो क्या लगा चुका है, Cl। ROH था लेकिन अब वहाँ RCl है, तो आप SOCl2 का काम याद रख सकते हैं कि जहाँ पर भी OH रहेगा उसकी जगह क्या लगा दिया करेगा, Cl लगा दिया करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप शुरुआत मेथिल अल्कोहल से करना चाहते हैं, क्योंकि R अब आपको मैंने इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं इनको फटाफट रिवाइज कर रखिए। आप CH3 रखेंगे, CH3OH का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे, और पिरिडीन की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करेंगे, ठीक, तो हीट करने की वजह से बनेगा क्या, OH की जगह पर आपको लगा देना है Cl, यानी बनने वाली चीज होगी CH3Cl प्लस आगे का की चीज कॉमन है, HCl और SO2 हर बार निकलेगा, है ना। ठीक, ये जो था ये क्या था, ये था मेथिल अल्कोहल, और बनने वाली चीज का नाम क्या था, मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अगला एग्जांपल देख सकते हैं, C2H5OH प्लस SOCl2 किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में हम हीट कर देंगे, तो होगा ये कि OH की जगह पर क्या लगेगा, Cl, यानी कि था C2H5, OH चला गया, Cl आ गया, HCl बाहर गया, SOCl2 ने भी बाहर जाना पसंद किया। बनने वाली चीज़ है एथिल C2H5, और Cl साथ में लगा है तो क्लोराइड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। C2H5 आपका क्या है, एथिल है, और OH है तो फिर अल्कोहल लिखना ही पड़ेगा। ठीक, एथिल अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर आपका क्या बना रहा है, एथिल क्लोराइड बना रहा है। तो इस तरीके से आप डार्जन्स रिएक्शन से भी एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन इससे आप एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। डार्जन्स रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। आप R की जगह पर और लोगों को भी लेकर अपने तरफ से भी कुछ प्रैक्टिस कर डालिए, फटाफट इन पैटर्न्स को समझिए। ठीक, चलिए, तो अगर आप ये देख चुके हो तो हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, देखिए अगला मेथड क्या है, अगला मेथड आपका है
बोरेडीन एंड हंस डिकर रिएक्शन, ठीक है ना। तो बोरेडीन एंड हंस डिकर रिएक्शन क्या है, तो इसमें भी थोड़ा नेम रिएक्शंस हैं, तो थोड़ा थ्योरी भी स्टार्ट में बता दिया करिए कि आप रिएक्शन में क्या क्या यूज करने वाले हैं। क्योंकि देखिए मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स जो हैं वो टू द चैप्टर्स हैं, वो सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगा, वो चैप्टर टू चैप्टर यूज होता रहेगा। लेकिन बोरेडीन हंस डिकर रिएक्शन आपको हर चैप्टर में नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ एल्किल लाइड में आपको मिलेगा। इसका कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई हो सकता है। तो अब आपके पास बोरेडीन एंड हंस डिकर रिएक्शन है, तो इसका आप नेम रिएक्शन है, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें आगे की तरफ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्हेन सिल्वर एल्केनोएट इज ट्रीटेड विथ Br2 bromine molecule, then alkyl bromide is formed। कैसे, तो जरा रिएक्शन देखिएगा। आपके पास R है, COO, Br है प्लस Br2 है, और आपको बस इस रिएक्शन को हीट करना है। रिएक्शन समझिएगा, सॉरी Br नहीं, यहाँ Ag होगा, सिल्वर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर एल्केनोएट, और ये तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, आप इसको जानते ही हैं। सिंपल से रिएक्शन देखिए क्या है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Ag, ये आपके सिल्वर एल्केनोएट का एक्सपांडेड वर्जन है, ठीक है ना। ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ये इस R ने फैसला किया कि यार इस ब्रोमीन के साथ चला जाए, और इस सिल्वर ने भी फैसला कर लिया कि ब्रोमीन के साथ चला जाए। बचा आपका क्या, C और 2 ऑक्सीजन। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपका बन जाएगा RBr प्लस CO2 गैस यहाँ से बाहर होगा, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक। बनने वाली चीज़ क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गया तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। तो यहाँ पर RBr, और अगर आप पैटर्न समझना चाहें रिएक्शन का तो RCOAg रहेगा। COAg की जगह पर पूरा देखिए R एज इट इज़ रहेगा, और जो COAg है वो हटकर सीधा सीधा क्या लग गया है, ब्रोमीन। CO2HBr हर बार क्या हुआ करेगा, डिस्प्लेस हुआ करेगा बाहर की तरफ। तो देखते हैं हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ R रख दीजिए, देखिए सबसे पहले CH3 रखा जाएगा, तो CH3COAg का नेम है सिल्वर एसीटेट। वैसे इसका फेमस नेम है। अगर इस पैटर्न पर नाम लिखना चाहें तो देखिए इसका नाम क्या होगा, सिल्वर। एल्के का मतलब होता है यहाँ जो रूट वर्ड हो, तो 1 2 का रूट वर्ड होता है एथ, और आगे का चीज़ सेम रहेगा AN और OH, यानी कि सिल्वर एथेनोएट। ये इसका फेमस नेम है सिल्वर एसीटेट, और वैसे आप जो रूल के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना चाहें वो होगा सिल्वर एथेनोएट। चलिए इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है किससे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ। क्या काम बताएं हैं आपको, सिंपली काम ये है कि जहाँ पर भी COAg दिखेगा उसकी जगह पर क्या लगाना है आपको, ब्रोमीन। तो CH3 एज इट इज़ रहने दीजिए, और COAg की जगह पर क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन। बाकी आगे वाली चीज़ तो क्या रहने वाली है, कॉमन, CO2 प्लस AgBr, ठीक। बनने वाली चीज़ का नाम बताइए, CH3 क्या है आपका, मेथिल है, और Br क्या है आपका, ब्रोमाइड है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर अगला चीज़ हम देखें, मान लो यहाँ मैंने रख दिया C2H5 COOAg, और प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा दी, Br2 के साथ, ठीक। और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट करते ही क्या होगा, देखो इसका नाम होगा सिल्वर, Ag है सिल्वर, 2 और 1 3 का रूट वर्ड होता है प्रोप, और AN और OH। तो आप जैसे हीट करेंगे, मैंने कहा है कि आप एल्किल ग्रुप छोड़कर सिर्फ COAg पर अटैक करिए, तो C2H5 तो एज इट इज सेफ रहेगा, लेकिन COAg की जगह पर क्या लग चुका होगा, Br प्लस क्या बाहर चला जाएगा, CO2 प्लस AgBr, ठीक है ना। बनने वाली चीज़ का नाम बताइए, ये है एथिल ब्रोमाइड, ठीक। तो इस पैटर्न पर और रिएक्शंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला जैसे आप रखेंगे C3H7COAg, तो वहाँ पर भी आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराकर क्या बना सकते हैं, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक। ट्राई करिएगा 2-4 रिएक्शंस और अपने मन से आप, ठीक। और ये 6th मेथड था, ठीक, बोरेडीन हंस डिकर रिएक्शन।
6 नंबर का हेडिंग था, हमने हेडिंग नंबर नहीं डाला था, तो 6 नंबर का हेडिंग था ये। 6 मेथड्स हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, 2 पिछले लेक्चर में और 4 अब के लेक्चर में। एक और मेथड बचा है, उसको फटाक से हम लोग डिस्कस कर मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड का खत्म कर लें, ताकि अगले से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर कंसंट्रेट कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर आगे बढ़िए, ठीक। तो देखिए अगली चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट मेथड है आपका कोनंट एंड फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक। तो कोनंट और फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। इसमें एक चीज़ थोड़ा यहाँ याद कर लीजिए, आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, ठीक। याद रखिएगा इसमें कि अपर टू लोअर आने पर अपर वाला पर्सन तो अपने से नीचे वाले पर्सन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं। सिंपल सी रिएक्शन होती है। अगर आप एल्किल क्लोराइड लिए हैं, है ना, तो एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन, ये आपका एल्किल क्लोराइड है, प्लस इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम आयोडाइड से। तो देखो आयोडीन एल्किल क्लोराइड में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि आयोडीन क्लोरीन से क्या है, ऊपर है। तो इस क्लोरीन को ये हटाकर खुद बैठ जाएगा, यानी कि बना लेगा Ri प्लस आपका NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब आपका एल्किल क्लोराइड से बन क्या गया, एल्किल आयोडाइड। अब एक यूनिक बात आपने देखी होगी कि यहाँ हम एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। यूनिक मेथड है ये, क्योंकि इसमें क्लोराइड से आप आयोडाइड बना ले गए हैं। अगला देखिए, आप चाहें तो एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन NaBr से करा सकते हैं। क्या NaBr इसमें से ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ब्रोमीन भी क्लोरीन से ऊपर है, यानी कि बन जाएगा आपका RBr प्लस NaCl, ठीक। यानी कि आपका एल्किल क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड में, ठीक। अगला आप ले लीजिए RBr प्लस NaI। तो अब आप बताइए, क्या आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन से ऊपर है, यानी कि Ri प्लस NaBr क्या हो जाएगा, बाहर। यानी कि आप एल्किल ब्रोमाइड से क्या बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड। अगला एग्जांपल देखिएगा, क्या आप एल्किल आयोडाइड लेकर NaBr से रिएक्शन करा सकते हैं? ये एल्किल आयोडाइड है, तो क्या ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है? तो जवाब है नहीं। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन से नीचे आता है, तो आयोडीन को बाहर नहीं निकाल सकता है, यानी कि यहाँ कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। ऐसे और आप नीचे ट्राई कर सकते हैं। क्या आप NaCl ले लेते तब भी इसको नहीं कर पाता? अगर आप RBr ले लें और उसमें NaCl मिलाए, तो Cl भी ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को कोनंट और फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस करिएगा। R की जगह पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, रख कर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को फिनिश कर लिया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, ठीक, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लेक्चर के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड के, और कैसे एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बाकी का अगले लेक्चर में रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही।